है कि वो पेड़ की डाली एक बड़े से पेड़ में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद इवान को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता। उसे लगने लगा है कि वो जरूर कोई सपना देख रहा है। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी अपनी वो लकड़ी जमीन पर पटकता है। उसके अगले ही पल इवान की अचानक से दुम निकल आती है, जिसके बाद इवान को अब यकीन हो जाता है कि वो जरूर सपना ही देख रहा है। वो बूढ़ा आदमी इवान को बताता है कि वो वहाँ के राजा इलिया का बेटा है, जिसे आज से कुछ साल पहले किसी वजह से उसी बूढ़े आदमी ने धरती पर छोड़ दिया था। और ये बात सच थी कि इवान बचपन से एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा था, मगर उसके बाद भी इवान उस बूढ़े आदमी पर यकीन नहीं करता। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी इवान को एक अंगूठी पकड़ाता है, लेकिन इसके पहले कि वो और कुछ बता पाता, पीछे से एक तीर आकर सीधा उस बूढ़े आदमी को लगता है। तीर के लगते ही वो आदमी तो अजीब तरीके से गायब हो जाता है। उसी वक्त वहां पर घोड़े पर सवार कई सारे सिपाही आते हैं, जिन्हें देखने के बाद अब इवान को थोड़ा यकीन आने लगता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। इवान उन सिपाहियों से बचकर भागने की कोशिश करता है, मगर खुद ही पेड़ की एक डाली से टकराकर बेहोश हो जाता है। सिपाही इवान को पकड़कर सीधा महल के अंदर ले जाते हैं, जहां पर राजा डोब्रिनिया इवान के जब उस अंगूठी को देखता है तब वो तुरंत उसे रिहा कर देते हैं। इवान को यकीन ही नहीं आता कि आखिर वो राजा अचानक से उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। वो राजा वहां मौजूद सभी लोगों को इवान से मिलवाता है, क्योंकि जो अंगूठी उस बूढ़े आदमी ने इवान को दी थी वो असल में राजा इलिया की अंगूठी थी, और डोब्रिनिया असल में राजा इलिया का छोटा भाई था, यानी इवान का चाचा, क्योंकि राजा इलिया अब मर चुके थे और अब डोब्रिनिया ही वहां पर राज करता था। उसी वक्त वहां पर वही कहानी के शुरुआत वाली प्रिंसेस वरवरा आती है, और वो असल में डोब्रिनिया की पत्नी यानी इवान की चाची थी। वो भी इवान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। डोब्रिनिया प्रिंसेस वरवरा को इवान को उसका कमरा दिखाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है, मगर डोब्रिनिया के वहां से जाते ही प्रिंसेस वरवरा इवान को पकड़कर काल कोठरी में डलवा देती है। इवान को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसे काल कोठरी में क्यों डलवाया गया, जबकि वो तो राजा इलिया का बेटा है। इवान को लगता है कि उसकी चाची यानी प्रिंसेस वरवरा उसके चाचा से छुपाकर ये सारी हरकतें कर रही हैं। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। इवान जब उस आवाज की तरफ देखता है तब वहां पर किसी आदमी को सभी बॉडी पार्ट को अलग कर बर्फ के अंदर रखा होता है। इवान कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस आदमी की आंखें खुल जाती हैं और वो इवान से बात करने लगता है। इवान पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके सभी बॉडी पार्ट अलग अलग हो चुके थे, मगर फिर भी वो आखिर अब तक जिंदा कैसे था। इवान उससे आखिर वो है कौन कर पूछता है। तब वो आदमी अपना नाम कोशे बताता है, और वो इवान को भी अच्छे से जानता था कि वो राजा इलिया का बेटा है और धरती पर वो झूठा जादू दिखाकर लोगों को लूटा है, यानी कोशे सब जानता था। इवान उससे वो आखिर वापस अपने घर यानी धरती पर कैसे जा सकता है कर पूछता है। तब कोशे उसे बताता है कि यहाँ से निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उन सिपाहियों की तलवार से मर जाओ या फिर वो चमत्कारी तलवार को ढूंढ निकालो जो राजा इलिया यानी इवान के ही पिता ने छुपा रखी है। इवान उस तलवार के बारे में पूछता है। तब कोशे इवान को एक कहानी सुनाता है। आज से कई सालों पहले एक मायावी जादूगर उस गांव में रहा करता था और वो अमर होना चाहता था, और जब चांद और सूरज एक दूसरे के सामने आने वाले थे तब वो उसी तलवार से अमर होने वाला था। लेकिन इसके पहले कि वो मायावी जादूगर अमर हो जाता, एक छोटे लड़के ने उस मायावी जादूगर को मार दिया और उसके जगह पर खुद अमर हो गया, और उस छोटे लड़के का नाम था कोशे। मगर कुछ सालों बाद राजा इलिया